हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 17 सितंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। हार कर टूट जाना समस्या का हल नहीं है, हम हारे किस वजह से हैं ये जानना समस्या का हल है। अगर हम एक स्टूडेंट के तौर पर इन लाइनों को देखें तो अगर आपको किसी एग्ज़ाम में असफलता मिलती है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं उसमें आपको असफलता मिलती है, तो आपको निराश नहीं होना है, आपको उसके कारणों का पता लगाना है। आप ये देखिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जिस पर आप और मेहनत कर सकते थे, जो आपका वीक पोर्शन है। अगर आप उस पर मेहनत करें, उस पर उसको समय दें और प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप सफलता को पाएंगे। इसलिए किसी भी समस्या से हारिए नहीं। किसी भी समस्या को अगर आपको जीतना है तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि उस समस्या के पीछे कारण क्या है। तो चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है, चीन पर चर्चा को अड़ी कांग्रेस, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार संसद में बहस के पक्ष में नहीं है। दूसरी न्यूज़ है, बिजली कंपनियों पर लगाम, ग्राहकों को मिलेगा मुआवजा। इसमें यह कि तय समय पर करना पड़ेगा उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा और नया कनेक्शन देने में लगने वाला समय घटाने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। तीसरी न्यूज़ है कि दूसरी बार एक दिन में रिकॉर्ड नए मामले सामने आए हैं और लगातार ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। एलएसी पर चीन के साथ तनातनी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सरकार ने संसद में भले ही व्यापक चर्चा से मना कर दिया हो, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का रुख साफ संकेत देता है कि वह इससे बाज आने को तैयार नहीं है। बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सर्वदलीय बैठक में यह फिर से साफ किया गया कि रक्षा मंत्री बयान देंगे। विपक्ष चाहे तो संक्षिप्त स्पष्टीकरण की मांग से लेकर ऐसे संवेदनशील हालात में चर्चा करना उचित नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस अभी बहस की मांग पर अड़ी है। इसका साफ संकेत कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस ट्वीट से मिला जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया है और सवाल उठाया है कि इस बात की पूरी संभावना है कि गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह में दोपहर 12 बयान जब देना शुरू करेंगे तब कांग्रेस लोकसभा की तरफ वॉकआउट कर जाएगा। इसलिए सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी दलों को भरोसे में लेने की रणनीति के तहत बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सरकार ने सभी दलों के राजनेताओं को साफ संकेत दिया है कि सीमा के हालात को देखते हुए सदन में अभी इस पर बहस नहीं कराई जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है, बिजली कंपनियों पर लगाम, ग्राहकों को मिलेगा मुआवजा। बिजली मंत्रालय ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पहली बार नियमों का मसौदा तैयार किया है। इसमें ग्राहकों को भरोसेमंद सेवा, बिजली कनेक्शन लेना आसान बनाने, वितरण कंपनियों की तरफ से सेवा में देरी के लिए मुआवजा तथा शिकायतों के समाधान के लिए 24 घंटे का कॉल सेंटर जैसे प्रावधान किए गए हैं। मसौदा नियम में सब डिवीज़न से लेकर विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण मंच के गठन का प्रस्ताव किया गया है। इसमें आपूर्ति में बाधा, नए कनेक्शन, क्षमता बढ़वाने जैसी सेवाओं के लिए 24 घंटे टोल फ्री कॉल सेंटर, वेब आधारित सहायता और मोबाइल एप्लीकेशन संबंधी प्रावधान हैं। इन सब के लिए एसएमएस और ई मेल अलर्ट सुविधा, ऑनलाइन स्टेटस ट्रैकिंग और स्वचालित प्रक्रिया की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि दूसरी बार एक दिन में रिकॉर्ड नए मामले। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थम नहीं रही है। बुधवार को 98,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। दूसरी बार एक दिन में सबसे अधिक नए केस मिले हैं, जिसमें पहले 9 सितंबर को सबसे अधिक 1,04,000 थे अधिक नए केस मिले थे। हालांकि बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 25,000 से अधिक मरीजों को देश के विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी भी मिली है, जबकि इस दौरान 1,132 लोगों की जान भी इस कोरोना महामारी के चलते गई है। सक्रिय मामलों की संख्या 10 लाख को पार कर गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से रात 9 बजे तक मिले आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार देर रात से अब तक 98,070 नए मामले सामने आए हैं और कुल संक्रमितों का आंकड़ा 51,04,000 से अधिक हो गया है। एक दिन पहले ही कुल मामले 50 लाख से अधिक हुए थे। तो ये नेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं।
नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में दो न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि इजराइल, बहरीन और यूएई के बीच समझौता। दूसरी न्यूज़ है पाकिस्तान से आतंकवाद को से लड़ाई के लिए 3 बिल पारित। पहली न्यूज़ देखते हैं। इजराइल ने यूएई और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। व्हाइट हाउस के साउथ ब्लॉक में हुए समझौते के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान और बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लातिफ बिन राशिद अल जयानी मौजूद थे। इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले यूएई और बहरीन क्रमशः तीसरे और चौथे अरब देश हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है पाकिस्तान में आतंकवाद से लड़ाई के लिए बिल पारित, यानी पाकिस्तान से आतंकवाद से लड़ाई के लिए 3 बिल पारित। पाकिस्तान में बुधवार देर शाम संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर आतंकवाद से लड़ाई के लिए जरूरी 3 विधेयक पारित करा लिए गए हैं। अक्टूबर में पेरिस में होने वाली एफटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाले जाने पर विचार होना है। ऐसे में पाकिस्तान दिखावे के तौर पर कोई भी ऐसा दाव नहीं छोड़ रहा जिससे लगे कि आतंकवाद के खात्मे के लिए गंभीर नहीं है। संसद में प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में जाने से बचाने के लिए इन विधेयकों का संसद में पारित होना जरूरी था। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। इससे पहले दिन में आतंकवाद निरोधी कानून विधेयक 2020 पाकिस्तानी संसद के निचले सदन से पारित होकर उच्च सदन सीनेट में पहुंचा, लेकिन विपक्षी दलों के बहुमत वाले इस सदन ने उसे अस्वीकार कर दिया। तो ये इंटरनेशनल पेज की दो न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा ज़्यादा जरूरी, ये स्टेटमेंट दिया है आरबीआई ने। दूसरी न्यूज़ है किसानों को फायदा, राज्यों और आढ़तियों में खलबली। मंडी शुल्क से पंजाब हरियाणा को सालाना मिलते कई 100 करोड़ रुपए। तीसरी न्यूज़ है बैंकों का कामकाज सुधारना सरकार का लक्ष्य, ये स्टेटमेंट दिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। पहली न्यूज़ से देखते हैं। जिस बैंक से कर्ज लेना हो उसी में करंट अकाउंट यानी चालू खाता खुलवाने की नई बाध्यता का विरोध कर रहे उद्योग जगत को कोई राहत नहीं मिली है। आरबीआई के नए नियमों पर आपत्ति जताने वाले उद्योग जगत से बुधवार को आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने स्पष्ट कहा कि कर्ज लेने वाले कारोबारियों की कैश फ्लो की स्थिति का पता बैंक को होना चाहिए। यह समूचे बैंकिंग तंत्र के लिए सही कदम है। आरबीआई गवर्नर ने यह भी स्पष्ट किया कि बैंकों को जमाकर्ताओं के हितों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। कोविड-19 महामारी से प्रभावित कर्ज खाते की रिस्ट्रक्चरिंग में भी इसका ध्यान रखा जाएगा कि जमाकर्ताओं के हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। हाल ही में आरबीआई ने यह नियम बनाया है कि कारोबारी जिस बैंक से कर्ज लेंगे उन्हें उसी में करंट अकाउंट खुलाना होगा। इसमें विदेशी व निजी बैंक परेशान हैं। उद्योग जगत भी यह नियम नागवारा गुजर रहा है क्योंकि उन्हें नया खाता खुलवाना होगा। देश के प्रमुख उद्योग चैम्बर फिक्की के साथ वर्चुअल बैठक में दास ने कोविड के बाद भारतीय इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए 5 सूत्र बताए हैं। उन्होंने उद्योग जगत को आश्वस्त किया है कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में केंद्रीय बैंक की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी। नेक्स्ट है किसानों को फायदा, राज्यों और आढ़तियों में खलबली। केंद्र ने किसानों के लिए नासूर बने पुराने प्रावधानों को भले ही कृषि सुधारों के तहत एक झटके में खत्म कर दिया हो, लेकिन कुछ राज्य सरकारों और मंडियों में एक छत्र राज्य करने वाले आढ़तियों के होश उड़ गए हैं। उनके विरोध की मुख्य वजह आमदनी पर दिख रही बड़ी चोट है। पंजाब और हरियाणा के खजाने को मंडी शुल्क के मद से कई 100 करोड़ रुपए की आमदनी होती है जो प्रभावित हो सकती है। ऐसे में इन राज्यों का विरोध लाजिमी है। इसी तरह आढ़तियों की कमाई भी प्रभावित हो सकती है। कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय व्यापार में छूट और कॉन्ट्रैक्ट खेती वाले केंद्रीय कानून से किसानों के लिए अपनी उपज को कहीं भी बेचने की छूट मिल गई है। इसका सीधा फायदा किसानों को मिलने वाला है, लेकिन कुछ किसान संगठनों को भी अलग तरह की आशंका है। उन्हें लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर होने वाले सरकारी खरीद से पल्ला झाड़ सकती है। कि कांग्रेस शासित पंजाब और भाजपा शासित हरियाणा में भी इन प्रावधानों का विरोध किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि बैंकों का कामकाज सुधारना सरकार का लक्ष्य।
सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दायरे में लाने के लिए बैंकिंग विनियमन कानून के संशोधन के जरिए सरकार का लक्ष्य इनके कामकाज में सुधार लाना है। इन बदलावों से जमाकर्ताओं का पैसा भी सुरक्षित होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को यह बात कही है। इस संबंध में बैंकिंग विनिमय विधेयक 2020 को लोकसभा में पारित कर दिया गया है। सदन में विधेयक पेश करते समय वित्त मंत्री ने कहा कि सहकारी बैंकों का सकल फंसा कर्ज यानी एनपीए मार्च 2019 में 7.27% था, जो मार्च 2020 में बढ़कर 10% से ऊपर चला गया है। वित्त वर्ष 2018-19 में 277 शहरी सहकारी बैंक घाटे में रह रहे थे। मार्च 2019 के आखिर में 100 से ज़्यादा शहरी सहकारी बैंक न्यूनतम पूंजी की नियामक शर्त भी पूरी करने में सक्षम नहीं रह गए थे। 47 बैंकों की निगेटिव ग्रोथ रेट हो चुकी थी। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है हमारा, मुश्किलों को मील का पत्थर बनाते मोदी। देशवासियों का अटूट विश्वास ही प्रधानमंत्री मोदी का असल संबल और उनके राजनीतिक जीवन की अमूल्य पूंजी है, इसी पर लिखा गया आर्टिकल। और यह आर्टिकल लिखा है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। दूसरा आर्टिकल है विकल्पहीन नेता की विकल्पहीन यहाँ पर होगा, विकल्पहीनता की चपेट में बिहार। किसी भी राज्य में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्तारूढ़ गठबंधन को चुनाव हारने का कोई डर नहीं है, इसी पर लिखा गया आर्टिकल। और यह आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार प्रदीप सिंह द्वारा। और तीसरा आर्टिकल है बेकाबू होता पाकिस्तान। जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने को तैयार नहीं है और सीमा पर, भारतीय सीमा पर वो गोलाबारी करता रह रहा है, इससे वो बाज नहीं आ रहा है। तो पहले आर्टिकल से देखते हैं। अपने जीवन के 71 वर्ष के पदार्पण कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल लोकप्रियता के शिखर पर आसीन हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में उनके खाते में अनेक विशिष्ट उपलब्धियां दर्ज हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी की गणना विश्व के चुनिंदा राष्ट्राध्यक्षों में होती है, परंतु उनके यश अर्चन के पीछे त्याग, तपस्या, संघर्ष, सेवा और समर्पण की एक लंबी कहानी है। शून्य से शिखर तक की उनकी यात्रा में न जाने कितने अवरोध आए, परंतु कठिन से कठिन अवरोध भी उन्हें राष्ट्र सेवा के मार्ग से विचलित नहीं कर सके। वह मार्ग के अवरोधों को मील के पत्थरों में बदलते चले गए। मुश्किलों पर मोदी की जीत का सिलसिला कायम है, इसलिए देश की जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बैठाया है। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी समाज के हर तबके की तकलीफों को दूर करने के लिए प्राणपण से जुटे हैं, परंतु कमजोर वर्ग, महिलाओं, किसानों और युवाओं के प्रति वे विशेष रूप से संवेदनशील हैं। उनके सामाजिक आर्थिक उन्नयन हेतु उनके महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के प्रथम वर्ष में लागू की गई जन धन योजना इस दिशा में पहला कदम थी। जो गरीब कभी बैंकों के अंदर कदम रखने में भी संकोच करते थे, उन्हें जन धन योजना के तहत बैंकों में खाता खुलवाने का अवसर प्राप्त हुआ। इसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न परियोजनाओं के तहत दी जाने वाली सहायता राशि सीधे गरीबों के खाते में पहुंचने लगी। इस योजना ने बिचौलियों की भूमिका पर पूरी तरह से विराम लगा दिया। कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु जब सरकार ने लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया, तब प्रवासी मजदूरों के सामने जीवन यापन का भीषण संकट उपस्थित हो गया। ऐसे में मोदी सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड की योजना प्रारंभ की। इसमें प्रवासी मजदूरों को यह सुविधा मिली कि वे देश में कहीं भी राशन दुकान से अनाज प्राप्त कर सकें, भले ही उनका राशन कार्ड अन्य शहरों में बना हो। प्रधानमंत्री ने गरीब सवर्णों के लिए शिक्षा में 10% आरक्षण का जो फैसला किया, वह भी एक ऐसा ऐतिहासिक कदम था। इसकी मांग दशकों से की जा रही थी, परंतु पिछली सरकारें अनिश्चय का शिकार बनी रहीं। कोरोना वायरस से उपजे संकट ने भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है। इस अभियान के लिए 20 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा भी की गई है। प्रधानमंत्री ने लोकल के लिए वोकल का नारा देते हुए एक अनूठी पहल की। राष्ट्रीय मसलों की तरह अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी प्रधानमंत्री मोदी अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। मोदी की उल्लेखनीय उपलब्धियों की फहरिस्त लंबी है, परंतु सदियों पुराने अयोध्या विवाद का शांतिपूर्ण समाधान और श्री राम मंदिर का उनके कर कमलों से भूमि पूजन का उल्लेख आवश्यक है। अब यह तय माना जा सकता है कि उनके वर्तमान कार्यकाल में ही मंदिर का निर्माण पूर्ण होने की संभावना प्रबल हो उठी है। मोदी इसके लिए अग्रिम बधाई के हकदार हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है विकल्पहीनता की चपेट में बिहार।
बिहार को राजनीति से और राजनीति को बिहार से अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसे बिहार में आज राजनीति ही खतरे में है। राजनीति खतरे में यानी लोकतंत्र खतरे में। बिहार में प्रतिस्पर्धी राजनीति और राजनीतिक विरोध की सतत जलने वाली ज्वाला बुझ रही है। वैसे इस मामले में बिहार अकेला नहीं है। उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा हाइबरनेशन में है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल बंद गली का आखिरी मकान जैसा बन गया है। तो वहीं राज्यों को छोड़िए, राष्ट्रीय स्तर पर हालात इससे भी बुरे हैं। बात बिहार की हो रही है तो नीतीश कुमार का चर्चा के केंद्र में होना लाजमी है। नीतीश कुमार 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, पर अब वह अपने अतीत की छाया भर दिखते हैं। उनका सुशासन और राजनीतिक नैतिकता का आभा मंडल क्षीण हो गया है, पर वह चिंतित नहीं है, क्योंकि कौन बात मतलब भोजपुरी में ये लिखा गया है लाइनें, उन्होंने अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को काल पात्र में दबा दिया है। इसमें एक क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा की आग और प्रबल हो गई है। वह बिहार की जनता को समझ गए हैं। भाजपा बिहार की जनता को लालू यादव के जंगल राज का डर नहीं दिखा पाती है, पर नीतीश जिस इस विधा के कुशल कलाकार हैं, 15 साल राज करने के बाद भी लालू का डर दिखने की उनकी क्षमता अक्षुण्ण है। उनके लिए राजनीतिक खतरा सिर्फ भाजपा हो सकती है, पर भाजपाई इस आशंका से डरते रहते हैं कि जदयू कहीं फिर से राजद के पास न चली जाए। किसी भी राज्य में और ख़ास तौर से बिहार में पहली बार हो रहे सत्तारूढ़ गठबंधन को चुनाव हारने का कोई डर नहीं है। समस्या केवल सीटों के बंटवारे के फार्मूले की है। सत्ता के बंटवारे का फार्मूला तो तय है, इसलिए सीट बंटवारे का फार्मूला प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। यह मानकर चलने में कोई हर्ज नहीं है कि जो काम तरुण गोगोई, शीला दीक्षित, डॉक्टर रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान नहीं कर पाए, वह नीतीश कुमार कर सकते हैं। उनकी तुलना अब आगे ज्योति बसु से ही होगी। नीतीश कुमार के आगे विजय रथ को भाजपा ही रोक सकती है। इस पर भाजपा बिहार नहीं, बंगाल, असम और केरल की तरफ देख रही है। उस बड़ी लड़ाई के लिए वह बिहार की छोटी लड़ाई नीतीश कुमार से हारने के लिए तैयार बैठी है। बात केवल इतनी ही नहीं है, बिहार में भाजपा की समस्या और भी है। उसकी राज्य इकाई जदयू की बगला बच्चा बनी हुई है। भाजपा की दूसरी समस्या है कि साल 2015 के विधानसभा चुनाव की हार अकेले लड़कर हारने का दर्द अभी गया नहीं है। उसी दर्द को याद करके पार्टी ने लोकसभा में जदयू को बराबर सीटें दे दी हैं। सीट बंटवारे में भाजपा को ज़्यादा सीटें लेने की बात करने वालों से कहा गया है कि यह मत भूलिए कि 2014 के बाद हम 2015 का चुनाव हारे भी थे। नेक्स्ट आर्टिकल है, बेकाबू होता पाकिस्तान। एक ऐसे समय जब चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बदनीयती का परिचय देने में लगा हुआ है, तब उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। उसके पिछलू पाकिस्तान की भी शरारत बढ़ती जा रही है। बात चाहे कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों की घुसपैठ के इरादे से संघर्ष विराम के उल्लंघन की हो, या फिर भारत के लिए खतरा बने आतंकी संगठन को पनाह देने की, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। यह साधारण बात नहीं है कि आगे 8 माह में पाकिस्तान ने कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर 3000 से ज़्यादा बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। इतने कम समय में संघर्ष विराम उल्लंघन, इतनी अधिक घटनाएं बीते 17 साल में एक रिकॉर्ड है। इन घटनाओं से यह साफ है कि पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराकर कश्मीर के सुधरते हालात बिगाड़ने पर आमादा है। यदि पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे उसे संघर्ष विराम उल्लंघन की भारी कीमत चुकानी पड़े। उसे नए सिरे से सबक सिखाने की तैयारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह अंदेशा गहरा रहा है कि चीन के साथ झड़प की स्थिति में भारतीय सेना को पाकिस्तानी सेना और उसके यहाँ पल रहे आतंकवादियों से निपटना पड़ सकता है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए, और वो न्यूज़ है कि 8 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र होंगे अपग्रेड। खेल मंत्रालय भविष्य के ओलंपिक चैंपियनों को तराशने के उद्देश्य से 8 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों को अपग्रेड करेगा, जिसके लिए 95.19 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मंत्रालय राज्य व केंद्र शासित राज्य संघों के साथ मिलकर मौजूदा खेल ढांचों को अपग्रेड कर रहा है। पहले चरण में 8 राज्यों में KIASCE
बनाने की को मंजूरी दी गई है उसमें उड़ीसा, मिजोरम, तेलंगाना, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक व केरल है। यह सहयोग बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने, खेल विज्ञान केंद्र बनाने, बेहतरीन कोच, फिजियो व स्ट्रेंथ एवं अनुकूलन विशेषज्ञों को रखने के लिए किया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए उच्च राष्ट्रीय उपकरण भी मुहैया कराए जाएंगे। तो ये आज का यानी 17 सितंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।